वो सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइन किया गया। यही इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसी वर्ड को और कहां डिफाइन किया गया है? टीपीए में। बट क्या टीपीए में उसकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी गई है? नो, टीपीए में तो बस इतना लिखा है दैट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। क्या आएगा वो तो बताया नहीं है, और इसीलिए आपको याद हो जब हम टीपीए पढ़ते हैं और टीपीए में जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम दो लॉज की डेफिनेशन को हमेशा रेफर करते हैं। वन इज सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड द अदर इज द जनरल क्लॉजेज एक्ट। टीपीए डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी को टीपीए में प्रॉपरली डिफाइन किया ही नहीं गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह बताया है कि उसके अंदर क्या नहीं आएगा, क्या आएगा वो वहां नहीं बताया है। इसीलिए वो कहां बताया गया है? रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड ऑल्सो जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस। हेरिडिटरी अलाउंसेस का मतलब है हम यहां पे हेरिडिटरी राइट्स की बात कर रहे हैं। ऑल राइट, अलाउंसेस का मतलब है यहां पे राइट। हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट टू वे, लाइट, फेरीज, फिशरीज, मतलब हम ईजमेंट्री राइट्स की बात कर रहे हैं। फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, मतलब लैंड, सरफेस ऑफ द अर्थ इमूवेबल है। जब हम टीपीए पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ते हैं, लिखा तो है लैंड मतलब सरफेस, बट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग above the land, anything upon the land, anything beneath the land। याद आया? Anything above the land, लैंड के ऊपर क्या है? लैंड के ऊपर ये लैंड है, ये सरफेस है। इसके ऊपर क्या है? स्पेस है, एयर है, एयर पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है। क्या वो लैंड का पार्ट नहीं है? अलग करके दोगे किसी को, लैंड बेचोगे तो बोलोगे ये हवा मेरी है, ये सरफेस आपका है, बोल सकते हैं क्या? नो, इट इज इंक्लूडेड इन द लैंड। दूसरा मैंने क्या बोला? एनीथिंग अपॉन द लैंड। अपॉन द लैंड मतलब इस पे जितनी भी सॉइल है फॉर एग्जाम्पल, वो सब लैंड के ऊपर है, लैंड का पार्ट एंड पार्सल है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लैंड। एनीथिंग बिनेथ द लैंड, लैंड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, बिनेथ द लैंड, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लैंड। लैंड इमूवेबल है, लेकिन लैंड के ऊपर, लैंड के अपॉन और लैंड के बिनेथ और जितनी भी चीजें हैं वो भी लैंड का पार्ट एंड पार्सल है, वो सब भी इमूवेबल है। भले ही सॉइल को तो हम उठा सकते हैं, बट कितनी उठा लोगे? ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये सरफेस आपका है, इसके ऊपर की मिट्टी मेरी है, ये तो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी डिटैच्ड, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड। लैंड इज इमूवेबल, एनीथिंग विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड इज ऑल्सो इमूवेबल। तो ये अबव द लैंड, अपॉन द लैंड, बिनेथ द लैंड के साथ साथ राइट्स भी तो आएंगे। ये लैंड है, इस लैंड पे यू हैव अ राइट टू वे। जहां लैंड जाएगा, राइट टू वे भी तो उसी के पास जाएगा। लैंड किसी और का है तो आप उसके लैंड पे चल के क्या कर लोगे? होगा क्या? नहीं, ओनरशिप तो आप रख लो, मैं सिर्फ आपके लैंड पे घूमूंगी आके। फायदा है उसका? जिसका लैंड उसी के ईजमेंट्री राइट्स, उसी लैंड का राइट टू वे, राइट टू एयर, राइट टू लाइट। अगर कोई लैंड है जिसपे फेरीज, फेरीज का मतलब होता है, फेरी मतलब बोट्स, जो बोट्स होती हैं उनको फेरीज बोला जाता है। अब ये पुराना लॉ है, उस टाइम पे फेरीज के थ्रू कन्वेंस होता था, तो उसी लैंड पे वाटर भी होता है, वाटर में फेरीज है, राइट टू फेरी, फेरी रन करने का जो राइट है वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड ही है। Yes or no? Same right to fishery, catching fish from water body. Water is also upon the land, तो वो भी लैंड का पार्ट एंड पार्सल हुआ। ये सारी चीजें क्या होंगी? इमूवेबल। या इसके अलावा कोई भी और बेनिफिट, कोई भी और राइट विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड,
फॉर एग्जाम्पल राइट टू कलेक्ट रेंट, जिसका लैंड उसी का राइट टू कलेक्ट रेंट भी तो होगा, यस और नो। सो लैंड के साथ साथ जितने राइट्स लैंड के ऊपर जो है, लैंड के अपॉन, लैंड के बिनेथ, लैंड से अटैच्ड जितने भी राइट्स एंड बेनिफिट्स हैं, वो सब लैंड का पार्ट एंड पार्सल है और वो सब इमूवेबल माना जाता है। उसी के साथ साथ लैंड पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उस लैंड से रिलेटेड जितने भी हेरिडिटरी राइट्स है, राइट ऑफ सक्सेशन, डेवोल्यूशन एटसेट्रा, सब उसी लैंड का पार्ट एंड पार्सल है, तो सब कुछ इमूवेबल माना जाएगा। बिल्डिंग किसके ऊपर इरेक्टेड है? लैंड के ऊपर, ऑल राइट। और बिल्डिंग का मतलब होता है हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है उसको लॉ में क्या माना जाता है? टेंट। लेकिन बिल्डिंग क्या होता है? हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब आपने बिल्डिंग बना ली है वो भी तो इमूवेबल होता है, बिल्डिंग को उठा के तो अपने साथ लेके नहीं जाते हैं। ये जो बिल्डिंग है, दिस इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो लैंड, बिल्डिंग, any type of right which is arising out of the land, and the things which are attached to the earth। आपको याद हो जब हम टीपीए पढ़ते हैं, attached to the earth, इन वर्ड्स को कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में डिफाइन किया गया है। यहां पे बोला गया है लैंड के साथ जितनी भी चीजें अटैच्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये वॉल, ये किस पे अटैच्ड है? लैंड पे अटैच्ड है। यहां पे कोई पेड़ उगा हुआ होता, वो पेड़ किस पे अटैच्ड है? लैंड पे अटैच्ड है। तो लैंड अपने आप में इमूवेबल है, इसके साथ साथ लैंड पे जो चीजें अटैच्ड है, और अटैच्ड का मतलब है सेक्शन 3 ऑफ टीपीए के अकॉर्डिंग एनीथिंग विच इज रूटेड इन द लैंड, लाइक ट्रीज, जिनकी जड़ें लैंड में है, रूटेड, वो भी इमूवेबल है, अटैच्ड माना जाएगा। एनीथिंग विच इज एम्बेडेड इन द लैंड, एम्बेडेड मीन्स गढ़ा हुआ। बिल्डिंग की रूट्स नहीं होती है, बट बिल्डिंग एम्बेडेड होती है, वो भी अटैच्ड है। एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड, मतलब ये बिल्डिंग एम्बेडेड है, इस एम्बेडेड बिल्डिंग से जो चीजें अटैच्ड है वो भी इनडायरेक्टली तो लैंड से ही अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल डोर्स। अब ये डोर इस बिल्डिंग से अटैच्ड है और ये बिल्डिंग किस में एम्बेडेड है? लैंड में। तो ये सारी चीजें अटैच टू द अर्थ, अटैच टू द लैंड मानी जाएंगी, और वो भी क्या होंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और परमानेंटली फैस्टेंड, फैस्टेंड का मतलब होता है बंधा हुआ। बेसिकली फासन का मतलब होता है बंधा हुआ। हम यहां पे वो नॉट वाला बंधा हुआ नहीं, क्लियर। सिमिलरली जो आपने बोला बाय नट्स या किसी चीज को यूज करके, फॉर एग्जांपल डोर्स, विंडोज, शटर्स, ये सब फैस्टेंड होते हैं, वॉल्स पे फैस्टेंड होते हैं, ऑल राइट। सो एनीथिंग विच इज परमानेंटली फैस्टेंड, मतलब अगर ये डोर यहां लगाया गया है तो हमारी इंटेंशन है कि अगर इस बिल्डिंग का परमानेंट बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन करना है तो ये डोर यहां पे परमानेंट होना चाहिए। तो ये डोर परमानेंटली फैस्टेंड माना जाएगा, और वो भी क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो परमानेंटली फैस्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड नहीं होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड नहीं होगा, ग्रास इंक्लूड नहीं होगा, वो तो टीपीए में भी बोला गया है। स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर, हाँ, टिम्बर क्या होता है? क्या होता है टिम्बर? अरे ट्री होता है, जो एप्पल ट्री टिम्बर है, विच इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस एंड स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज। जिस ट्री की वुड फर्नीचर, डोर, विंडो के पर्पस के लिए यूज की जाती है, उस ट्री को बोला जाता है टिम्बर ट्री। हम यहां पे कौन से टिम्बर की बात कर रहे हैं? स्टैंडिंग, मतलब रूटेड ट्री विच इज अ टिम्बर ट्री। वो रूटेड है, अभी अभी हमने बोला जो रूटेड है वो सब इमूवेबल है, लेकिन अगर वो रूटेड ट्री टिम्बर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका असली यूसेज तो तभी होगा व्हेन इट इज कट डाउन।
इसीलिए भले ही वो स्टैंडिंग है, स्टिल बेनिफिशियल, परमानेंट बेनिफिशियल यूसेज के लिए उसको कट करना ही पड़ेगा। इसीलिए भले ही वो स्टैंडिंग है, वो फिर भी इमूवेबल नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल इट हैज टू बी कट डाउन। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स नहीं, ग्रोइंग क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स जो अभी भी ग्रोइंग मतलब रूटेड है, वो भी इमूवेबल नहीं है, मूवेबल है। भले ही ग्रोइंग है, भले ही रूटेड है, बट क्या सिर्फ ग्रो तो रहेंगे तो सूख जाएंगे। उसका एक्चुअल कमर्शियल यूसेज कब होगा? व्हेन दे आर कट डाउन। इसीलिए इवन दो ग्रोइंग है, स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज मूवेबल, नॉट इमूवेबल। ऑल्सो ग्रास, ग्रास भी जो उगी हुई ग्रास होती है उसको भी कभी भी इमूवेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका भी अल्टीमेट यूसेज क्या होता है कि या तो उसको काट दिया जाएगा या फिर एनिमल्स आके उसको खा जाएंगे एज अ फॉडर। इट इज नॉट परमानेंट, इसीलिए इट इज नॉट मूवेबल, इट इज नॉट इमूवेबल। समझ आ रहा है? सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इवन दो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है इसमें, ये अटैच टू अर्थ, राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, इन सबको डेप्थ में इलैबोरेटली हम पढ़ते हैं जब हम टीपीए पढ़ते हैं। टीपीए में अभी यहां पे इतने इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। ऑल राइट।